बचाओ। हाँ ये मेरी किचन में धन्यवाद। आई वो एक्शन अंदर चलिए, अंदर चलिए। मिठाई लगाया जी पे वीडियो बना लेते हैं। उपस्थित है अपना हमारे स्टाफ है, रेंज ऑफिसर्स हैं, वन दरोगा हैं, फॉरेस्ट रेंजर साहब हैं और अन्य फॉरेस्ट वन के अधिकारी लोग हैं। आदरणीय हमारा DFO साहब हैं और वो हाँ साहब बैठे हुए हैं और इनका सबका आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमको शीतला खेत का ये मॉडल देखने को एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पर देखो कितनी एक आबो हवा, कितनी शुद्धता है इसमें, एक आत्मिक शांति मिल रही है। मतलब ये क्यों है, क्योंकि आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, तो इतना बढ़िया, मतलब जो है ईश्वर के आशीर्वाद से और यहाँ के लोगों के जो इन लोगों की मेहनत है, तो इन लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं, इन लोगों को जो अच्छी अच्छी बातें हैं इन्होंने अपनाई हैं यहाँ पर, उसकी वजह से है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक जो शीतला खेत का मॉडल है, ये जो इस समय जो है पूरा प्रदेश में सब जगह इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, सब जगह इसकी सराहना हो रही है। तो क्यों ना हम अपने अपने जो रेंजेस हैं, अपने अपने क्षेत्र जहाँ जहाँ हमें अपने गांव हैं, ऐसा ही एक मॉडल विकसित करें जहाँ बैठ के ऐसी ही आत्मिक शांति हमको प्राप्त हो। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, मतलब इस चीज़ को महसूस करने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है हम सब लोगों को, जो हम यहाँ पर आए हैं और जो हम अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं, हम अपनी एक नौकरी भी कर रहे हैं, आजीविका का कर रहे हैं और सरपंच हमारे माताएं बहनें निस्वार्थ रूप से जुड़ रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत, मतलब जो है हमें आप लोगों से खुद प्रेरणा मिलती है कि देखो हम तो नौकरी कर रहे हैं लेकिन आप लोग फिर भी निस्वार्थ, हाँ आपका घर कहाँ होगा लेकिन फिर भी आप लोग सोच रहे हैं कि जंगल बचे। और वास्तव में ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग वन विभाग में के काम कर रहे हैं, क्योंकि वन से ही जो है जो ऑक्सीजन मिल रही है, प्राणवायु जिसे है वो मिल रही है। तो हम सब लोग जो दुनिया में और लोग हैं जो बॉम्बे है, दिल्ली, जो पेड़ नहीं लगा सकते, उनके पास जगह ही नहीं है, कहाँ लगाएंगे, तो उनके लिए भी हम जो है ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये जो जंगलों में आग लग जाती है तो उससे कितना नुकसान होता है। जो जंगली जानवर हैं, चिड़िया है, किसी के अब जो है घोंसले पे है, बच्चे हैं जो वो अपने उठा थोड़ी सकती है। हम जो है पेड़ है बोल नहीं सकता है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उनको बचाने के लिए हम जो है हम ऐसे जो मूक हैं जो बोल नहीं सकते उनके वकील हैं। तो आपको मतलब एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि हम ऐसे सेवा करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तो हमको इसको निस्वार्थ रूप से, मतलब जो है हमको एक मतलब बहुत मतलब मनोयोग से इस काम को करना है। तो यहाँ पर जो है इस शीतला खेत मॉडल को और आगे हम अपने अपने क्षेत्र में ऐसा ही बनाएंगे, दूसरा शीतला खेत बनाएंगे, मतलब इससे भी अच्छा बनाएंगे। ये सोचो कि हम इससे अच्छा कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर कमी रह गई होगी तो उसको हमको अब दूर करना है। और आप लोगों के मन में कुछ सुझाव आ रहे होंगे कि यार कि यहाँ पर ऐसा और होना चाहिए था जिससे और अच्छा होता है, वो लोग आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो एक अपनी डायरी बनाएंगे जो जिसमें हम लिखेंगे कि आज हमने ये संकल्प लिया है कि अपने यहाँ भी हम एक जो है बहुत अच्छा बनाएंगे। और श्री माता शाही देवी की कृपा से हम अपने मिशन में जो हम संकल्प लेंगे उसमें सार्थक होंगे। तो इन बातों के गांव वालों के संयुक्त प्रयासों से यहाँ पर जंगल जो है वो बचा हुआ है और काफ़ी अच्छी स्थिति में ये जंगल है। फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी उसने कुछ किए थे, कुछ सर्वे किए थे उसने लोगों से। तो मेरा मन बहुत था कि मैं यहाँ कभी जाऊँ और इसको देखूँ और पता करूँ। तो आज ऐसा अवसर था कि उन्होंने मतलब इनको आना था, प्रदीप जी को। तो मैं और प्रदीप जी में बता भी दूँ, हमने पढ़ा साथ ही है, MSc BSc में हम लोग साथ में थे, रानीखेत बचपन में भी हम लोग साथ में थे। तो आज ऐसा एक मौका आ गया कि यहाँ आने का अवसर हमको मिल गया। तो जैसे ना मतलब मैं तो जंगलों की आग को बहुत उसमें नहीं लेता, मतलब जैसे मतलब आग, क्योंकि पहले भी आग लगती आई होगी जंगलों में। और मुझे याद है कि एक बार मेरे नाना जी ग्राम प्रधान भी रहे, वो 25 साल तक निर्विरोध ग्राम प्रधान रहे थे मेरे नाना जी। तो वो पूरे एक हिस्सा उनका जल गया था आग बुझाते वक्त। तो ये चौखुटिया से कहीं ऊपर में उनका गांव था और वो गांव वालों के साथ आग बुझा रहे थे और पूरा उनके बाल वाल सब एक हिस्सा इधर का जल गया था उनका। मुझे मालूम होगा। तो हाँ, चौखुटिया की तरफ की बात है। तो तो मेरा तो मुझे ऐसा लगता है कि तब शायद लोगों का जंगलों के प्रति जो अटैचमेंट था वो ज़्यादा रहा होगा। जंगलों के साथ लोगों के रिश्ते ज़्यादा गहराई से रहे होंगे। जंगल उनको ज़्यादा चीज़ें के लिए वो जंगलों पर निर्भर रहते होंगे।
वैसे तो हम आज भी अल्मोड़ा में जो पानी हम पी रहे हैं वो शायद किसी कैचमेंट से ही आ रहा है, और वो कैचमेंट जो है वो पूरा किसी जंगल उसको सींच रहा होगा, वो जंगल उसको वो कर रहा होगा, स्ट्रेंथ शक्ति दे रहा होगा वो जंगल उसको, है ना अल्मोड़ा को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी निर्भर तो हम आज भी हैं, लेकिन जो उस तरह की निर्भरताएं थी जंगलों के प्रति, कि जैसे आज मैं सुबह एक कोई वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में कह रहे थे कि पहले हमारे विचार ऐसे थे कि हम शाम होते ही पत्ता नहीं तोड़ते थे पेड़ों से, कि जंगल पेड़ जो हैं वो सो रहे होंगे और उनको डिस्टरबेंस हो जाएगा पेड़ों को। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो हमारे वो सरोकार थे नेचर के साथ, यहाँ पर हमारे ईश्वरदा भी बैठे हुए हैं जो कि जल जंगल और ज़मीन के साथ जो है पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा समझते हैं इन बातों को, और सभी लोग हम जो गांव से पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, तो आज का जो समय है वो शायद थोड़ा सा समय बदला है। पिछले 12-15 वर्षों में एक तो गाँव की जनसंख्या कम हुई है, और गाँव का उस तरह से लोगों का अटैचमेंट जंगलों से कम हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो सर ने कहा कि इस अटैचमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि और दूसरा जो हमारा जो गाँव का जो लोक विज्ञान है, हमारा जो हमारी इंडिजीनियस नॉलेज है, इंडिजीनियस नॉलेज मतलब कि जैसे हमारे वहाँ बिना एग्रीकल्चर की पढ़ाई करे हुए आमाओं को और बूबों को ये पता होता है कि किस मौसम में कौन सी सब्ज़ी अब बोनी है, कौन सी सब्ज़ी अब काटनी है, फल कब लगेंगे, इस साल अच्छे फल क्यों नहीं आए, सुबह बारिश होगी या नहीं। शाम के टाइम पर पुराने लोग ये भी पहले से बता देते थे कि शाम के टाइम अगर लाल बादल लग गए तो कल का मौसम कैसा होगा। इस तरह की बातचीत भी लोग करते थे। और या इस साल मतलब हरेले को देख करके इस साल फसल अच्छी होगी या ख़राब होगी, इस तरह की भी लोक मान्यताएँ हमारे पहाड़ में मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम इस ज्ञान से भी पीछे हुए हैं, और हमारी जो अगली पीढ़ियां हैं वो तो शायद इस ज्ञान से बिल्कुल ही वंचित हैं, क्योंकि उनको हमने ना तो बताने की ज़रूरत समझी और ना उन्होंने इसको वो समझने की कोशिश करते जब हम उनको शायद इसको बताते। लेकिन मैंने कहीं ये गलती करी कि अपनी अगली पीढ़ी को ये सब जो समझ है वो मैं नहीं दे पाया, कि मतलब क्यों बाँच के पेड़ के पास जो है वो कहते थे कि बाजा डवा जड़ाक पाड़ पीहू तुम पहाड़ आया, इस तरह की बातें हम जो करते थे वो क्यों करते थे हम बातें। इसके पीछे कौन सा लोक विज्ञान रहा होगा कि उन्होंने इस बात को समझ लिया कि बाज और जो ये चौड़ी पत्ती वाले तो अब कह रहे हैं कि जो ब्रॉड लीव लगाओ और ये लगाओ, तो विज्ञान की किताबों में तो शायद ये अब आया है। लेकिन ये बातें शायद आज से नहीं बल्कि ये सैकड़ों सालों से हमारे पूर्वजों को मालूम थी ये बातें, कि जहाँ पर धारा होगा उसके आसपास क्या करना है, वहाँ पर लोगों ने नहीं जाना है, वहाँ पर नहाना नहीं है, ये सारे नियम बने हुए थे ये। और इन नियमों का पालन इतनी सख्ती से वो सोसाइटी करती थी, चाहे हमको बंद सोसाइटी भी माना गया कि बाहर वालों ने हमको ट्राइबल भी कहा, हमको बाहर वालों ने दूसरी बातें भी कही कि बिल्कुल बंद समाज है, इनका दूसरे समाजों के साथ रहा ही नहीं। लेकिन वो बंद समाज जो था वो शायद अपनी बचत के लिए बंद समाज था। लेकिन जैसे ही हमने अपने दरवाजे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोले और दूसरी चीज़ों के लिए हमने अपने दरवाजे खोले, वैसे ही जो हमारी इन चीज़ों को ग्रहण लगता चला गया। और जो कि आज गधेर, जैसे अभी मैडम कह रही थी कि हमारी सारी स्ट्रीम्स सूखी हुई हैं, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मैं ही तो हूँ जिम्मेदार, क्योंकि मैं तो बोतल का पानी पी रहा हूँ ना अल्मोड़े में, तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा बोतल का पानी पीने वाले लोगों को। तो उसी तरह से और भी जो चीज़ें डिटेरॉइट हुई, यानी जो चीज़ें अवनयन हुई हैं, जिनका नुकसान हुआ है जिन चीज़ों का, उसके लिए शायद जिम्मेदार हम सभी हैं मिला करके। क्योंकि और यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं जानते हैं, बस हम मानते नहीं हैं। हमारे समाज की जो दिक्कत है, हम जानते सब लोग हैं पर हम मानते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। अभी हम जब उधर से आ रहे थे तो पूरे रास्ते इतना साफ जंगल है और इतना पूरे रास्ते में पॉलीथीन वो पैकेट रैपर जो हैं वो फेंके हुए हैं लोगों ने। तो कहने का मतलब है कि हम जानते तो है ना कि मिट्टी को ये प्लास्टिक जो है बहुत प्रभावित करेगा, मिट्टी प्रभावित होगी तो उससे ये जो मिट्टी की जो ह्यूमिडिटी है, मिट्टी के जो और जो लक्षण हैं वो प्रभावित होंगे, और वो और इसको हमारी गाय भी खा सकती है। जो चरान चल रहा है, जो गाय भी खाएगी, उसका फिर हम दूध पी रहे हैं, वो दूध मेरा बच्चा पी रहा है, उस बच्चे पर बचपन से ही क्या असर हो रहा होगा उस प्लास्टिक के कणों का। तो यानी और दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि जो ये हमारी प्रकृति है ना, ये तंत्र के रूप में काम कर रही है। तंत्र का मतलब है कि यहाँ अकेले में कुछ नहीं चल रहा है प्रकृति में। एक चीज़ अगर प्रभावित हो रही है कहीं पर, उससे निश्चित रूप से दूसरी चीज़ प्रभावित होगी। मतलब जो ये इकोलॉजिस्ट हैं, यानी जो ये मिट्टी और इनका अध्ययन करते हैं, जो फूल पत्तियों का, मिट्टी का, जंगलों का, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि कहीं अगर एक फूल खिल गया
तो उस फूल का जो असर है वो कुछ मीटर तक प्रभाव जो है उसका महसूस किया जाएगा। अगर वो फूल खिलता है तो वहाँ एक मधुमक्खी आएगी, एक तितली आएगी, एक पूरा जीवन जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो एक जंगल की तो बात ही क्या, कि अगर एक जंगल कहीं पर पनपता है तो शायद पता नहीं उसका असर तो वर्ग किलोमीटरों तक महसूस किया जाएगा। इसीलिए उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने की बात करते हैं कि उत्तराखंड से जो ठंडी हवा आ रही है जंगलों से, या जो शीतलता हो रही है, जो पानी आ रहा है, वो तो पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है, तो क्यों ना उत्तराखंड को उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा वो दिए जाए, इनिशिएटिव्स दिए जाएँ उसको, ताकि वो और उसको करे। तो कहने का मतलब है कि ये प्रकृति एक तंत्र के रूप में अगर काम कर रही है, अगर एक गधेरा कहीं पर ख़राब होता है तो इसका असर उस गंगा नदी पर भी पड़ रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये जो गंगा नदी है ना, अपने आप में गंगा नदी कुछ नहीं है, वो तो एक ठीक है पानी आ रहा है, लेकिन अगर ये कोसी जैसी और कोसी वाली नदियों को, ये नाना कोसी या जो दूसरी नदियां हैं, ये अगर जाना इनमें बंद कर दें तो गंगा नदी कितने दिन बचेगी। तो कहने का मतलब है कि एक चीज़ कहीं पर अगर इम्पैक्ट हो रही है, एक छोटा हिस्सा कहीं पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसका जो असर है वो नेचर में बड़े स्तर पर होता है। और जो नेचर है वो बड़ी दयालु है। वो ऐसी है कि जैसे अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे को आप अगर कुछ कह देते हैं, मेरे को अगर आप कुछ थप्पड़ मार देते हैं, मैं उसी वक्त रिएक्ट करूँगा। मैं कहूँगा कि अरे तुमने मुझे क्यों मारा। लेकिन नेचर ऐसा नहीं कर सकती। नेचर क्या करती है, अपने में अकुमुलेट जमा करती रहती है, चीज़ों को जमा करती रहती है, करती रहती है, बताती नहीं है वो मुझे ये संकट आ गया है। क्योंकि इसीलिए तो प्रकृति को माँ या पृथ्वी को धैर्यवान माना गया है। तो लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसका गुस्सा जो होता है वो एक लैंडस्लाइड के रूप में, दूसरे जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उनके रूप में फूटता ही फूटता है, और वो निश्चित है। तो कहने का मतलब है कि जो ये जंगल है, पानी है, इनको अगर हम ठीक तरीके से इनके साथ बर्ताव करेंगे तो शायद आने वाली जो मेरी पीढ़ियाँ हैं वो पीढ़ियाँ भी मुझे वो करेंगी। क्योंकि मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं ये रिसोर्सेज तो नहीं खरीद सकता ना। मैं चीज़ों को जमा ले सकता हूँ, चीज़ें मेरे पास आ सकती हैं काफ़ी सारी, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं बना ही नहीं सकता हूँ। मैं ताज़ी हवा नहीं बना सकता, मैं ताज़ा नदी का पानी नहीं बना सकता, मैं फूल नहीं खिला सकता, मैं मेरे हाथ में है ही नहीं वो चीज़ें, तो मुझे उससे नष्ट करने का भी अधिकार नहीं है। तो मतलब मैंने अपने आसपास के लोगों को, अपनी अगली पीढ़ी को शायद ये बताने की आवश्यकता है कि ये चीज़ इस तरह से सही हो सकती है अगर इसे ठीक किया जाए। जैसे ये जो एग्ज़ाम्पल है, जो ये पूरा एग्ज़ाम्पल है, होने को इस एग्ज़ाम्पल के पीछे लोगों का तो हाथ है ही है। दूसरा, इसकी जो नेचुरल जो इसकी बनावट है शायद इस पहाड़ की, वो पहाड़ भी कुछ ऐसा है। अगर हम दुनागिरी चले जाएँ या हम लमगड़ा के पास चले जाएँ, तो ये कुछ पहाड़ जो हैं हमारे उत्तराखंड में, ये इनकी बनावट कुछ इस तरह की है कि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें नेचर ने अपने आप ही दे रखी हैं। और जो सर ने कहा कि उसको हमें बरकरार रखने की ज़रूरत है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और मेज़रमेंट की ज़रूरत है कि जैसे बार बार ऐसी कार्यशालाएँ, बार बार इस तरह के लोगों को लाना हमारे बीच में, जो कि हमें बता सकें, इस तरह के काम करने की ज़रूरत है। और उसका मेज़रमेंट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, कि मेज़रमेंट का मतलब कि कितना ये हुआ है। और जंगलों में आग लगने को मैं बहुत उससे, जैसे अमेरिका जैसा देश जब अपने वहाँ अभी हाल में अग्नि उसको वो नहीं कर पाया है, मतलब मुझे तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। वो जब वो 10-15 देशों को लड़ा सकता। ऑलमोस्ट सभी गढ़वाल के पौड़ी है, चाहे चमोली है, उत्तरकाशी है, 10 टीमें वहाँ से आगे चले गई हैं, और हमारी कुमाऊँ से भी नैनीताल, उधम सिंह नगर नहीं आएंगे। तो लगभग मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर हो गया है। तो अब बारी हमारी अल्मोड़ा डिवीज़न की है, अल्मोड़ा जनपद की है, जिसमें सिविल सब अल्मोड़ा है और अल्मोड़ा डिवीज़न है, जिसमें आज हमारा भ्रमण कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, और कल शायद अल्मोड़ा डिवीज़न के लोगों ने यहाँ पे आना है। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आ गई है कि एक तो जो हमारा ये मॉडल है इसको बरकरार हमें रखना है, और दूसरा पूरे इस अल्मोड़ा जनपद में, पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में इसको फैलाना है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, हम सबके ऊपर है। तो हमें इसके लिए कमर कसनी होगी इस समय। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा है कि हमारे वहाँ पे फॉरेस्ट फायर में कुछ कैजुअलिटी भी हुई है, कुछ लोगों की जानें चली गई, कुछ लोग शहीद हो गए, जिसमें हमारे यादव साहब यहाँ खड़े हैं बिनसर वाले। ये बिनसर क्षेत्र की घटना हुई थी, आपको सबको विदित ही होगा, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी हमसे जो है जुदा हो गए, शहीद हो गए, और जो है आज भी जो है कुछ लोगों का जो इलाज एम्स में हुआ था, तो अभी भी वो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन रिकवरी का जो रफ्तार है बहुत धीमी हो रही है, लेकिन वो अभी अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि रिकवर हो जाए। तो देखिए कितना भयावह है कि मतलब एक इंसिडेंट होता है और उसका जो इम्पैक्ट है पूरी ज़िंदगी भर रहता है। अभी जैसे अभी जो साहब कह रहे थे कि हम जो चाहते हैं वो होता है, लाइफ में क्या होता है कि जो हम चाह रहे होते हैं वो जनरली होता है। दो चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, उन चीज़ों को हम या तो एक्सीडेंट कह देते हैं या हम इंसिडेंट कह देते हैं। कोई भी चीज़ हो रही है, हमने नहीं चाहिए होगी कोई एक्सीडेंट होना, हम कहीं पे गए और हम फिसल के गिर गए, हमने नहीं चाहता हम वहाँ पे गिर जाएं, एक एक्सीडेंट हुआ और वो हम गिर गए वहाँ पे।
या आप जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे कोई गाड़ी आपस में टकरा गई है, आप उससे इम्पैक्ट नहीं हुए, मैं उससे इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन कोई बंदा उससे इम्पैक्ट हो गया, वो आपके लिए एक इंसिडेंट हो गया। आपके अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा जाए तो वो एक इंसिडेंट हो गया कि आपने घटना होते हुए देख ली है, वो आपने भी नहीं चाही थी और मतलब आपने सोचा भी था कि ऐसी घटना हो जाएगी। तो उस आदमी के लिए वो एक्सीडेंट हो गया, हमारे लिए वो इंसिडेंट हो गया। तो ज़िंदगी में और सब चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। एक्सीडेंट तो इसमें बहुत कम समय में इन्होंने एक जिस्ट बता दिया है कि किस तरह से यहाँ पर शीतला के मॉडल को डेवलप किया गया है, और एक प्रेरणा स्वरूप जिन्होंने और दिवस की शुरुआत की, अपना प्रथम और दिवस मनाया गया, जो वंदना सिंह यहाँ पर DM मैडम रही है, और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो मैं आप लोग शायद कम जानते होंगे, आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। वो ऐसे क्षेत्र से थी जहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाने का मतलब ध्यान नहीं दिया जाता था ध्यान से। तो इन्होंने क्या किया, खुद से उन्होंने कहा हॉस्टल में रह करके उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बनना है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है, वहाँ से पढ़ लिख करके गुरुकुल आए हैं कि जो तंत्र वाला पक्षी है उस पर तो बहुत बात हुआ है, लेकिन जन के साथ जो आप ही से थोड़ा बात हो पाई है। मैं 2-3 चीज़ें जो कहना चाह रहा हूँ, जिस पर एक तो जो आपने बात करी थी, चिपको की बात करी थी, ठीक है, मुझे चीड़ के विस्तार को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीड़ जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है आज के जंगलों के अंदर, वो जो अभी आपने मॉडल दिखाया, आप ही ने अपनी बात में कहा कि 40-50 साल पहले तक कि मिक्स्ड फॉरेस्ट का बहुत घना जंगल था, वो खत्म हुआ, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बांज के जंगल में चीड़ की घुसपैठ हुई है, जो हुई है। 29 मार्च 2003 को जो जियो आया, जब ये कहा गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब अपने नर्सरियों में चीड़ को नहीं लगाएगा, उसके बाद से चीड़ का ये बंद हुआ। दूसरी तरफ एक चीज और हम ये जरूर उठाना चाहेंगे कि 60 से 80 के दौर को अगर हम देख लेते हैं ना, जो चिपको जब चल रहा था, और हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ तो पूरा चीड़ के जंगलों का एक सबसे बड़ा स्तर पर कटान हुआ था। तो शुरुआती दौर में देख सकता है 40 पैसा प्रति क्विंटल के हिसाब से चीड़ कटा, फिर बाद में 2 रुपये तक वो पहुंचा। तो अभी आप काठगोदाम की बात कर रहे थे, उधर की बात कर रहे थे, पूरे गोदाम बंद करके गए। तो मेरा ऐसा ये कि जो उसके बाद टिम्बर राइट के रूप में हमको चीड़ मिल रहा था, जो हक हकूक के रूप में मिलता था, हर गाँव का कोटा था, और हर साल एक गाँव को 10 पेड़ भी मिल रहा था, तो वो हजारों की संख्या में पेड़ हर साल कट रहे थे। लेकिन अब 1996 के बाद ये भी बंद हो गया। तो ये तमाम चीजें रही जिसके चलते चीड़ का जो विस्तार था वो लगातार फैल रहा है, जो फैल रहा है तो वो आने वाले समय में खतरनाक है। दूसरा हमारा ये कहना है कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, खत्म होना चाहिए हम नहीं करें, उसका भी अपना स्थान है, उसका भी अपना महत्व है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर हम भी इस बात को मानते हैं कि चीड़ आग का कारण नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि चीड़ आग फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए जो प्रिकॉशन की हम लोग बात करते हैं, जैसे हम एक पैसेंजर गाड़ी में जा रहे हैं, क्यों नहीं होता कि पेट्रोल लेकर के नहीं जा सकते हैं, पेट्रोल आग नहीं लगाता है, बल्कि यह है कि अगर कभी आग लग जाए तो ये पेट्रोल सब सुहा कर देगा। तो जो चीड़ वाला जो मसला चाह रहा हूँ कि जैसे अभी एक पक्षी जो आया था जंगली जानवरों वाला, निश्चित तौर पर जंगली जानवरों की संख्या बड़ी है, जंगल में खाने के लिए कम है, ये पक्षी है, इसको कहीं कोई इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पक्षी भी है, दूसरा पक्षी है जिस तेजी के साथ इनकी संख्या अभी बढ़ी है। पहले आप कारण देखें कि दोनों तरफ से सामंजस्य था, लोग मार भी रहे थे, दूसरा भी कर रहे थे, काम बैलेंस बैठ रहा था। हमको कहीं ना कहीं ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि जंगल के अंदर कितना जानवर रह सकता है, क्योंकि मैं बार बार बिंसा का उदाहरण बार बार दे रहा था। मैं कोई रिसर्चर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो अनुभव है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। हमने एक मीटिंग में पूछा था पंजाब की, एक लेपर्ड को कितना स्थान चाहिए रहने के लिए, तो हमको ये जवाब मिला कि पंजाब का बहुत अध्ययन नहीं है, मोटा 15 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। तो बिंसर पे 45 स्क्वायर किलोमीटर पे 3 लेपर्ड होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 2016 की गणना में देख रहा था, उसमें लिखा कि 32 लेपर्ड प्लस 2 शावक है, वो अभी और ज्यादा बढ़ गए होंगे। अगर कितना रह पाएगा तो कहीं नहीं करेंगे काफल को उगाते हैं तो बिना पिजन के आप काफल को नहीं उगा सकते। मतलब पूरा खेला ही फूड चेन का है। मतलब आपके हमारा जो पारी तंत्र है उसमें फूड चेन और फूड वेव होती है, शायद कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे। फूड चेन और फूड वेव का मतलब ये होता है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी से जुड़ा हुआ है, जैसे बाघ हिरण को खाता है, हिरण घास को खाता है, तो एक चेन बनती है, और फिर उसके बाद उस चेन से भी जुड़ के अदर चेन्स भी जुड़ के तो वो फूड वेव का रूप ले लेता है। तो उसमें एक पिजन है, वो काफल खाएगा, उसकी बॉडी आएगी और मतलब जो मल उसका त्याग करेगा वो, उसके बाद वो काफल ग्रो करेगा। तो उन्होंने क्या किया था कि अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने किया था कि जो गोबर होता है ना, उसके अंदर कितनी गर्मी होती है। जब आप गाँव में, शायद महिलाएं कोई रिलेट कर पाए इस बात को कि ये आज 11 जिलों में ये हल जा चुके हैं।
जब ये हल गांव में पहुंचा तो क्या कहते हैं, लोगों ने चला, अच्छा लगा। इस कारण यहाँ आज बांस के लकड़ियों का कटान बिल्कुल बंद हो गया। अब कुछ लोग होते हैं खुरापाती, कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। तो ये हल ने यहाँ पर को और रणजीत सिंह जी, उन लोगों का भी बहुत अमूल्य योगदान रहा इस क्षेत्र में। और हमारे पिछले वर्ष ही यहाँ से स्थानांतरण हुए हमारे कुबेर चंद जी, उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर को सहयोग प्रदान कर गांव में जाके बैठक है कि जिस प्रकार के कहते शायद भी विकास मंच द्वारा भी इसमें सब्सिडी में बताइए, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता? हो सकता है यहाँ पर है, हो सकता है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, 2012 में इसी क्षेत्र में इतनी भयानक आग लगी थी जिसकी लपटें आप देखिए ऊपर काले चीड़ के पेड़ पड़ा है, आप इतने ऊपर लपटें गई थी। पूरन बिरकनी अध्यक्ष सरपंच संगठन शालदे, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। थोड़ी सी एक नाराज़गी होती है सर, क्योंकि ये जब आपके हाथ में हमने देखा तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ले जाऊं अपने साथ। अब आप दें ना दें वो, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती आपसे कर नहीं सकता, मैं इसको अपने साथ ले जाऊँ। यहाँ आए हैं और इतना अच्छा लगा हमको देख के, और आप लोगों ने जो मॉडल तैयार कर रखा है, हम भी कुछ सीखेंगे आपसे। लेकिन दुख वहाँ पे होता है जहाँ पे सरपंच की अनदेखी की जाती है। बनागनी में हमको पैसा मत दें, अरे लेकिन कम से कम ये चीज़ें तो दें। बार अपनी वन पंचायत के लिए 15,000 रुपये अलग निकाल रखे, ये रॉयल्टी का पैसा इत्यादि आता है। मैंने कहा ये पैसा खर्च करूँगा मैं 15,000 रुपये, इसमें से जो लाने हैं वन पंचायत के लिए मैं लाऊंगा, और जिस तरह मैं खर्च करूँगा मैं करूँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, हिलाल मोड़ा बनागनी से मुक्त कराएं, हिलाल मोड़ा बनागनी से मुक्त कराएं, उसके बाद धीरे धीरे जब हमारे यहाँ पर को वन विभाग से श्री रूप सिंह जी और रणजीत सिंह जी, इनके द्वारा हमारे गए उधर को, तो इसका वजन कम किया गया है उस समय। तो आज ये 7-8 किलो से है। तो जब ये हल गांव के बीच में पहुंचा, काफ़ी पेड़ों का नुकसान होने से बचा, क्योंकि लोगों को हल नहर ये चीज़ों की ज़रूरत थी। तो काफ़ी कम हो गया वनों का कटान। तो मैं आग लगी तो आग लगती थी, ये जो एक मतलब गलत सोच, मेरी आपकी मित्रता है, तो मित्रता अच्छे वक्त भी रहनी चाहिए, बुरे वक्त भी रहनी चाहिए। तो हम जंगल से मित्रता निभा रहे हैं, और किसके लिए निभा रहे हैं, इनके लिए नहीं निभा। आज से पहले 100 साल पहले, 150 साल पहले, जब जंगल विभाग बहुत पीछे था, उस वक्त मेरे पुरखों को इस जंगल ने सब कुछ क्षेत्र में अप्लाई कर सकेंगे, उसके लिए जो ये सेमिनार किया गया है, उसकी सफलता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई करता हूँ। धन्यवाद। इंस्ट्रक्टर हैं पाठक जी, और हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान पंचायताधिकारी महोदय बिगनाड़ा और श्रीमान पंचायताधिकारी महोदय देवदुरा के नेतृत्व में हम सब लोग आज एक जो भ्रमण टूर था हमारा शीतला खेत का, यहाँ से जो भी प्रेरणाएं या जो भी सीख हम लेके जा रहे हैं, वो यहाँ की जनता का और यहाँ की मातृशक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। आपके चेहरे की खुशहाली से आए हुए सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीमा पाठक है, सल्ला से हूँ। मैं पहला महिला लड़की सदस्य हूँ।
केवल जंगलात वालों के नहीं है, जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे हैं, हम ही को बचाना है। ये निर्णय हमें खुद करना है। मैं यही सोचकर हमेशा अपने साथ आए हुए महिलाओं को कहती हूँ कि हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। एक कोरोना काल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। उस समय लाखों लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन खरीदने पर भी नहीं मिली। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो ये पहाड़ के जंगल हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और हवा का भी कमी आ रही है, हवा में भी, सभी चीज में। और जल के स्रोत दिन प्रतिदिन सूख रहे हैं। गर्मी में तो ऐसा हो जाता है कि पानी का नाम मिलना मुश्किल हो जाता है और 1 घंटा वो पानी आता है, उसके लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं अपने काम छोड़कर कि हमें पानी भरना है पहले। अगर कुछ सालों तक ऐसे ही रहा, जंगल यूं ही जलते रहे, अगर जंगल नहीं बचाए गए, जो पानी के स्रोत हैं वो तो दिन प्रतिदिन सूखते जाएंगे। फिर कुछ वर्षों में ऐसा होगा कि सूखा ही सूखा होगा। और मैं ये चाहती हूँ जो आज यहाँ इस मुहिम में हमने सीखा और हमने देखा, उन सब बातों को अपने हृदय से अगर हम अपने अंदर लेते हैं और हम सीखते हैं, हम ये कल्पना करते हैं कि हम जंगल बचाएंगे और हम ही आगे आएंगे और हम जंगलों में आग नहीं लगने देंगे, तो लोग कुंभ प्रयागराज नहाने जा रहे हैं, हमारे लिए यही प्रयागराज है। हम इसी में अगर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, उतना ही हमारे लिए काफी है। ये हम इसे कुंभ नहाने से भी ज्यादा मानेंगे। धन्यवाद। हमारे हैं और हम ही को बचाने हैं। खाली यहाँ हम अभी जो आए हैं इतने तक ही सीमित नहीं रखना है इसको, ठीक है? तो इसको आगे ले जाना है। और जो चंपावत से भी हमारी टीम आई है, और क्या कहते हैं, सभी ये आप अपने वहाँ गांव में चंपावत के जो भी गांव हैं उनमें महिलाओं को वो शामिल करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पाठक है, मैं होली एंजल स्कूल थॉमस फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। 2012 में आग लगी थी, 2020 में वो जैसे था वैसे हो गया। और जो भी हम कूड़ा कचरा खाते हैं उनको हम बोतल में डाल के कैरी में रख देते हैं। धन्यवाद। जंगल हमारे हैं, हमारे हैं, हमें ही बचाने हैं। सबसे बड़ा तो यही थीम है। इसका जो महत्व है, महत्व इतना बड़ा महत्व है कि जो समझ जाएगा तो समझ जाएगा। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। यही आपकी जो लाइन है, एक लाइन ही बहुत बड़ा है। ये आपका 10 पन्ने के बराबर, तो 10 पन्ने बोलेगा और एक लाइन बोलेगा तो बराबर ही बिल्कुल। मगर जो यहाँ की मातृशक्ति ने जो भी त्याग किया हुआ है, मैं इसको नमन करता हूँ। मानने की बात है कि इतना त्याग करेंगी और हमारे क्षेत्र की अगर मातृशक्ति भी त्याग करेगी तो यही मॉडल वहाँ भी बन सकता है, असंभव नहीं है। मगर त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग नहीं हो सकता है। और जन सहभागिता जरूरी है, उसके बिना तो कोई काम संभव नहीं है। वन विभाग वाले तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, वन विभाग का काम सीमित है और वन विभाग वाले उतना ही कर सकते हैं जितना सहयोग जन सामान्य से मिलेगा, तो उतना ही करेंगे। क्योंकि अपनी तरफ से अगर कुछ किया और उस पर ही अगर किसी ने अवांछनीय तत्वों ने अगर पानी फेर दिया तो बराबर हो गया वो। तो यही है, आपके मॉडल को सत नमन है। धन्यवाद। मेरा नाम हर्षिता पाठक है। मैं आपको एक छोटी सी पोएम सुनाना चाहती हूँ। मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों मैं मत बांटो, दर्द भी मुझे होता है, मेरा मन भी रोता है। मैं हूँ मित्र तुम्हारा, सबका साथी हूँ न्यारा, मेरे फल मैं खुद नहीं खाता, सभी तुम्हें खिलाता हूँ। धन्यवाद। और लोग इसको पर्सनलाइज रूप पर लेंगे। देखिए, मैं फिर बार बार उस बात को कह रहा हूँ, सरपंच साहब है चाहे मनोरंजन अधिकारी है, विभाग की या सरकार की नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई भी है। जब गाढ़ गधेरों में पानी नहीं रहेगा तो सरकार चाहे किसी की भी हो कहाँ से लाएगी पानी। तो इसलिए लड़ाई हम सबकी है, साझा लड़ाई है, साझा प्रयासों से जीती जा सकती है। यहाँ पर मातृशक्ति जो आई है, मेरा उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो आज तक का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर रोज अपनी हाजिरी यहाँ पर दे रहे हैं। और खरकिया वाले की मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। और वन विभाग के जितने भी लोग आके तहे दिल से धन्यवाद उनको। मेरा नाम पंकज पाठक है। मैं अभी सल्ला जिले का वर्तमान में सरपंच हूँ और अभी मैं अपने संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, हलबाग संगठन का।
और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वन विभाग और जनतंत्र जो हम लेके चलेंगे, इसको लेके बिना इसको लेके हम कुछ भी नहीं है। जब वन विभाग का साथ ग्राम सभा को मिलेगा, ग्राम सभा का साथ वन विभाग को मिलेगा, तभी हम पूरे जंगल बचाएंगे। हमारे पास कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर शीतलाखेत में? केवल 15 से 20। और जंगल के जो महिलाएं होती हैं वहाँ पर मीटिंग करके हमारे चंपावत से जितने भी वन विभाग के कर्मचारी आ रखे हैं उनके साथ जन और तंत्र का तालमेल बना रहना चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ पर सक्सेस हैं। हमारा तालमेल अच्छा है, नहीं तो तालमेल अच्छा नहीं होता वन विभाग के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही जनता कुछ कर सकती थी। तो जनता और जन और जिएंगे और जीने के लिए हमें किसके लिए बचाव करना है, क्या बचाव करना है, इसका सूक्ष्म चित्रण आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया था, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। आपने जो चित्रण किया था, आपने आज से वर्षों पहले वर्ष क्या थे, अब क्या है, आने वाले पीढ़ी के लिए कैसे उनके भविष्य को कैसे बचाएंगे, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया था। पहले जो हमारे बुजुर्गों ने जो जंगल बचाए, जिसका परिणाम हमको आज मिल रहा है, जिससे हम आज अपने लिए जो भी हमें थोड़ा बहुत हवा, पानी और पानी की आवश्यकता पूर्ति होती है, तो धीरे धीरे ये जो जंगल का विनाश हो रहा है या पतन की ओर जा रहा है, तो इसको हम कैसे बचाएं, जिसका चित्रण आपने अभी प्रस्तुत ANR के रूप में किया था। तो ये इस तरह से वनों को हम कैसे बचाएंगे, तो ये बचाना केवल वन विभाग की दृष्टि से ही संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जन सहभागिता का जरूर आवश्यकता पड़ेगी। जब आप हमें सहयोग देंगे विभाग को, तब जाके ये कहीं संभव हो पाएगी जंगल को बचाने के लिए। ANR क्षेत्र या चाहे अन्य क्षेत्र हो। दूसरा, जंगल को बचा करके हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी को भी बचाना बहुत आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी, मैं अपने साथियों को, सभी लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि इस पानी के मुहिम भी आपके लिए कठिनाई का वो होना पड़ेगा। इसमें चुनौतियां आएगी आप लोगों को। जल को भी बचाना आपके लिए आवश्यक पड़ेगी। जितना हम जंगल को बचाना है, उतना ही हमें पानी को भी बचाना आवश्यक है। तो इसलिए आप लोगों को अभी से तन मन धन लगा करके तो पानी को बचाना भी है और जंगल को भी बचाना है। और उसके साथ साथ आपके द्वारा पुराने भगार की बात की थी, घराट की बात की, अनाज की बात की। तब लोग मेहनत करते थे जब राशन नहीं मिलता था उन लोगों को। आज कुछ परिप्रेक्ष्य में एक क्या कहेंगे उसको, प्रलोभन टाइप का एक गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जो हमको राशन सस्ता मिलता है। इससे भी खेती करना पब्लिक के द्वारा जरा सा छोड़ दिया गया है। ये भी एक नुकसान के दायक है। अगर हम खेती करें, थोड़ा जितना भी करना चाहे खेती करना चाहिए। पहले जमाने में अच्छा खेती होता था, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसमें काफी हरियाली, सारे कई बंजर खेत नजर नहीं आते थे। सारे खेतों में आपके धान भी होते थे, गेहूं भी होते, मडुआ भी होते थे, चौलाई भी होते थे, अन्य चीज जो भी यहाँ होता है वो चीज हमारे यहाँ भी होता था। और बर्फ पड़ते थे काफी, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ये फरवरी की 2 फरवरी को बर्फ पड़ा, तो 2.5-3 फीट बर्फ पड़ता था। आज उन क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र में मैं आता हूँ, मैं मुंशारी क्षेत्र से रहने वाला हूँ, वहां आज मुंशारी के बाजार में 1 इंच भी बर्फ नहीं पड़ता है। ये भी एक कार्बन की तरह दृष्टि से बताया आपको पाठक जी ने। ये भी एक बहुत कारक है, क्योंकि वातावरण चेंज हो रहा है, तो बर्फ पड़ना अपने आप स्वाभाविक कम होगा। अगर बर्फ नहीं पड़ेगी तो हिमालय वाले क्षेत्र में से पानी कहाँ से आएगी? जो हमारी नदियां हैं, पहाड़, ग्लेशियर सूख जाएंगे। ग्लेशियर सूखेंगे तो पानी की संकट होगा ही होगा। मैदान वाले कि उनके लिए परेशानी होगी। वो आपके द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई है, आपने जो यहाँ पर तिथि निर्धारित की पाठक जी ने, तो वो स्थिति आएगी ही आएगी जब हम जंगल नहीं बचाएंगे। तो इसलिए हमें जंगल बचाना है। आपका जो मॉडल है, मैं अपने साथियों से सबसे निवेदन करूंगा, ये हम वहाँ अपने क्षेत्र में जा करके प्रत्येक ग्राम पंचायत के साथ बैठक या इस तरह के आयोजन कर करके कोशिश करेंगे, ताकि आगे अगले वर्ष हम भी इसी तरह से एक मॉडल प्रस्तुत कर सकें।
ताकि आप लोगों को हम ये संदेश दे सकें कि आपके यहाँ से हम कुछ सीख के गए और इस सीखने के बाद हमने वहाँ एक मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसमें हम अगर मॉडल प्रस्तुत हो गया तो मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा ताकि वो क्षेत्र आप भी देखोगे, ताकि हमारे आपके प्रयासों से हमने भी प्रयास किया, वो आप फिर आपको जो ये लगेगा कि हाँ हमारे द्वारा प्रयास किया गया, तो हमारे प्रयासों की मेहनत वो यहाँ भी रंग लाएगी। तो मैं यही वचन दूंगा आप लोगों को। मैं इतना करके आपने वचन बना बच्चे हैं तो आपने सब कुछ देख लिया होगा, सब कुछ सुन लिया होगा, क्योंकि आपको नींद भी लग रही है, आप लोग थके हो, लेकिन फ्री प्राण के लिए आपने गोष्ठी पे अपना पूरा समय दिया। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप अपने जाके वहाँ उतारें। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये संचार है, यहाँ क्या नाम कहते हैं, आदमी की जनसंख्या निश्चित बढ़ेगी, जानवर की जनसंख्या बढ़ेगी और सब कुछ बढ़ेगा, गाड़ियाँ बढ़ेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ बढ़ेगी। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ये धरती जितनी है बढ़ सकती है, इतनी रहेगी, बढ़ेगी या इतनी रहेगी? तो इसके लिए हमको अब क्या करना, थोड़ा सा बहुत विषय सोचने का विषय है, क्योंकि मकान मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और रोड मुझे भी चाहिए, आपके घर हमको भी चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मकान उस जगह पर बनना चाहिए जहाँ पर पेड़ कम कटे, और रोड वहाँ भी बननी चाहिए जहाँ पर पेड़ कम कटे, बल्कि चौड़ी पत्ती के पेड़ तो ना के बराबर आए, 5-30 कहाँ पर। अगर अभी कहीं पर 5 किलोमीटर अगर रोड कटेगी तो वहाँ पर निश्चित पेड़ आएंगे। अगर वहाँ पर 5-30 का पेड़ आएगा तो बड़ा बड़ा पेड़ ही आएगा, उस पेड़ की भरपाई कौन करेगा? आप मुझे बता दीजिए, कौन करेगा? अभी आपने सब कुछ स्लाइड में देख दिया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रोड ऐसी जगह पर बनाना कि जहाँ पर पेड़ कम कटे। अगर किसी इत्तेफाक से अगर वहाँ पर रोड बनना बहुत जरूरी है, अगर वहाँ पर पेड़ आ भी रहे हैं तो उन पेड़ों को पहले गिन लिया जाए और उसके बदले उसके दुगने पेड़ कहीं पर ऐसी जगह पर लगा दिया जाए जहाँ पर पेड़ हो जाए और वो हमको हवा पानी दे जाए, नहीं तो वो रोड भी हमारे काम भी आएगी और नौ मकान भी हमारा काम आएगा। बहुत सोचने का विषय है। बाकी आपने सब कुछ देख लिया, पिक्चर में सब कुछ स्लाइड आपको दिखा दी।